हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है ना इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, आपने जाना है प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। और प्रेरणिक प्रभाव के बारे में आपने जो है कुछ समूह जिन्हें प्लस आई और माइनस आई समूहों के नाम से जाना जाता है उनके बारे में जाना है। प्लस आई समूह क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजते हैं सामान्य केस में। और माइनस आई समूह क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, ध्यान दें आप, जो इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। अभी आप पढ़ेंगे, ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अंग्रेजी है इसका ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं। तो दूर भगाएंगे ना अपने से, फिर कार्बन की तरफ जाएगा वो। तो यही इनका नाम है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं ना, दाता समूह कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कहें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या EDG भी कहा जाता है। EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दान करे। ठीक है, तो प्लस आई समूह को ये सब इस नाम से जाना जाता है, ERG या EDG। और जो माइनस आई समूह है उसको कहा जाता है EAG, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अट्रैक्टिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, हिंदी नाम है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। विथड्रा का मतलब खींचना होता है, विथड्रा का मतलब भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है, विथड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करते हैं, खींचते हैं। या इलेक्ट्रॉन सेंडिंग ग्रुप कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल यहां इलेक्ट्रॉन सेंडिंग ग्रुप रहेगा यार, ESG यहां होना चाहिए। ESG का मतलब सेंड कर, भेजेगा कौन भाई? भाई प्लस आई समूह ना। तो ध्यान दिया, इनका दो ही है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये प्लस आई समूह होगा, ESG होगा, वो प्लस आई समूह होगा, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सेंडिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला समूह। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा फुल फॉर्म जानते रहो, EWG, एक दो बार पढ़ेंगे आप। अब इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, कि प्रेरणिक प्रभाव का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला आपको लिखा गया है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता ज्ञात करनी। तो जो एल्किल हैलाइड नहीं, उसमें देखें आप, ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड? कि देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन थर्ड डिग्री वाला है। एल्किल हैलाइड की डिग्री कैसे पता करते हैं? कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस डिग्री का है, उसी आधार पे एल्किल हैलाइड का नाम दिया जाता है कि ये सेकेंड डिग्री का है, कि थर्ड डिग्री का है, कि फर्स्ट डिग्री का है। तो ये आपका थर्ड डिग्री का है, ये सेकेंड डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का है, और ये मेथिल हैलाइड है। देखो क्या बता रहे, देखो ध्यान से, मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, इसको ज्यादा क्रियाशील माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखेंगे ना, जैसे इसके पास 3 प्लस आई समूह, आपको ये पता होना चाहिए ये बॉन्ड कैसा है। ये बॉन्ड जो है ध्रुवित बंध है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा। अरे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंट है। ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होने वाला है। भाई जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होंगे तो वहां क्या होगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहेगी वो क्या करेगा? कम विद्युत ऋणी तत्व से शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो वैसे ही बॉन्ड का जो है, जहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा वहां थोड़ा सा प्लस आएगा, जहां और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर थोड़ा सा क्या आएगा? माइनस। तो वैसे ही दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, ऐसे प्लस माइनस में टूटेगा। अब देखो, जो प्लस आई समूह नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये भी माइनस, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होगा,
जैसे हेलोजन पे यहां समझे ना, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो यहां प्रतिकर्षण होगा। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कार्बन के पास, और इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। यहाँ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। लोन पेयर और माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा, यहाँ भी होगा। वहां तो फिलहाल नहीं भेजने वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। तो देखो, जब प्रतिकर्षण अधिक होगा बॉन्ड आराम से तुरंत टूट जाएगा। प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड क्या होगा, तुरंत टूटेगा और वो बहुत तेजी से क्रिया करेगा। बॉन्ड टूटेगा तो कोई आएगा पदार्थ उससे क्रिया कर लेगा, और जब टूटबा ही नहीं करे नया पदार्थ कैसे जुड़ेगा। आप यही जानते हैं ना, क्रिया में क्या होगा कि पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड जुड़ेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, यही बताया जा रहा है। देखो यहाँ लिखा भी गया है कि यहाँ जो है कि प्रबल या अधिक प्लस आई प्रभाव के कारण थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में CX आबंध में प्रतिकर्षण हो जाता है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ज्यादा प्लस आई समूह ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, CX बॉन्ड में प्रतिकर्षण होगा। यहाँ कम है प्रतिकर्षण, यहाँ भी होगा लेकिन कम होगा, इसकी तुलना में कम। यहाँ इससे कम, सबसे कम यहाँ हो। ये बॉन्ड सबसे आराम, मतलब ये जल्दी नहीं टूटेगा, सबसे फास्ट यही टूटेगा। जब फास्ट टूटेगा तेजी से रिएक्शन करेगा। तो अब क्या बोलेंगे कि थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है, सेकेंड डिग्री उससे कम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री, उसके बाद क्या है, मेथिल हैलाइड। समझ पा रहे हैं, ये प्रेरणिक प्रभाव से बता रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव से, ठीक है। इसको लिख लें। ध्यान से देखिए आप लोग, तो प्रेरणिक प्रभाव का दूसरा अनुप्रयोग क्या है, इसके विषय में मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको, लेकिन फिलहाल नए तरीके से जानिए कि कार्बधनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में दूसरा एक प्रयोग है। तो यहाँ दिखाया गया आपको कि जो कार्बधनायन है इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाली स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाली स्पीसीज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। न्यूनता का मतलब कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की न्यूनता कमी होती है। तो अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लिखा गया कि प्लस आई समूह की संख्या बढ़ने पर, प्लस आई समूह का मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह जितने ज्यादा रहेंगे, प्लस आई समूह जितने ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, इनका स्थायित्व बढ़ेगा। इनका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से, जैसे कोई बोले कि ये थर्ड डिग्री एल्किलाइड है, ये सेकेंड डिग्री एल्किलाइड नहीं है, ये थर्ड डिग्री कार्बोधनायन है, ये सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये मेथिल कार्बोधनायन। आपको देखो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बताया गया कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास जितने ज्यादा समूह इलेक्ट्रॉन भेज दें उतना ज्यादा स्थायी रहेगा। क्यों, मैंने आपको ट्रिक बताया था, अभी फिर लिखवा दूंगा, आज लिखवा दूंगा आपको कि स्थायित्व का आवेश के साथ उल्टा रिलेशन, कि अगर आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर वो कम हो जाए, प्लस में कमी आए चाहे माइनस में कमी आए, तो स्थायित्व बढ़ता है। और अगर चाहे प्लस बढ़े चाहे माइनस बढ़े तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आई समूह लग जाए तो माइनस आई समूह इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, प्लस और बढ़ेगा, स्थायित्व क्या होगा, और कम। जैसे यहाँ ऑलरेडी कमी है, अगर कोई यहाँ माइनस आई समूह हो जाए तो माइनस आई समूह जितना अधिक होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी खींचा जाएगा वहां प्लस आएगा, प्लस बढ़ेगा, तब प्लस है और प्लस बढ़ेगा तो आवेश बढ़ रहा है। तो आवेश बढ़ने पर क्या होती है, स्थायित्व कम होती है। लेकिन यहाँ उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि प्लस है तो उसको कम किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन भेजकर। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखें आप, ये आपका प्लस आई समूह है, ये क्या है, प्लस आई समूह है, ये भी क्या है, प्लस आई समूह। देखो ये इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं ना, आप चाहे इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो कल पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रॉन भेजने की दिशा को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर भेजा जा रहा है। आप ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ देखो दो समूह इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, ये प्लस आई समूह है, ये भी कौन सा समूह है, प्लस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी प्लस आई समूह, और यहाँ कोई प्लस आई समूह नहीं। तो जितना अधिक प्लस आई समूह रहेगा
उतना अधिक स्थायित्व होगा, क्योंकि कमी है। ठीक है, ये प्रोसेस यूज होता है मुक्त मूलकों में। इसी के बाद ठीक मुक्त मूलक पढ़ा दूंगा, उसके बाद कार्बन आयन पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का फंडा सेम है। ठीक है, या फिर कार्बन आयन पढ़ा के तब पढ़ाऊंगा, क्या देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, क्या मतलब। तो यहाँ स्थायित्व का क्रम क्या होगा, स्थायित्व क्या लिखेंगे आप, सबसे अधिक स्थायी ए होगा, उसके बाद बी होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद क्या होगा, डी। समझ पा रहे हैं आप? तो रट लो ना, ऐसा रटो कि सबसे अधिक थर्ड डिग्री होता है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको आप कि सबसे थर्ड डिग्री, इसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद फर्स्ट डिग्री, उसके बाद मेथिल, है ना। ये ऑर्डर है कि नहीं। देखो कार्ब बनाने के केस में क्या होता है, सबसे अधिक थर्ड डिग्री स्थायी होता है, थर्ड डिग्री वाला, क्योंकि थर्ड डिग्री वाले कार्बन के पास 3 समूह तो होंगे भेजने वाले, तभी थर्ड डिग्री होगा। तो थर्ड डिग्री सबसे अधिक, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री, उसके बाद मेथिल। यही ठीक फंडा यहाँ पे लगाया। देखो ये जो कार्बन नहीं, देखो जिस कार्बन में प्लस है, ये कार्बन में प्लस है, ध्यान दीजिए आप लोग, इस कार्बन पे प्लस है, ये कार्बन है ऊपर जो लगा, ये कार्बन है, इस पे प्लस है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सी डिग्री का होगा, फर्स्ट डिग्री का होगा। इस कार्बन में प्लस है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनसे नहीं जुड़ा डायरेक्ट, इन दोनों कार्बनों से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, एक कार्बन से। आपका ये फर्स्ट डिग्री का होगा। देखो ये कार्बन प्लस है, ये कार्बन इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, डायरेक्ट देखना है कि वो कार्बन कहाँ कहाँ बॉन्ड फैला रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये सेकेंड डिग्री होगा, ये क्या होगा, थर्ड डिग्री होगा। तो स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक थर्ड डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ तो आ रहा है, देखो आना चाहिए। स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक थर्ड डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिग्री। थर्ड डिग्री सबसे अधिक, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद फर्स्ट डिग्री। अच्छा यहाँ देखिए, आपको मैं भी नोट लिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ देखो ना, डिग्री देख लो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ देखे ना, इस कार्बन पे देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा अलग केस है, ये सेकेंड डिग्री नहीं है, ये थर्ड डिग्री भी, ये थर्ड डिग्री है, लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक लिखाऊंगा। अगर कार्बन की संख्या समान हो, जैसे 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी, फिर अगर डिग्री बढ़ती जाए, डिग्री बढ़ेगी, तो वहां जानते हैं, या ऐसा समझो, ऐसा समझे आप लोग, जैसे प्रोपील है, देखो जैसे यहाँ ना ये 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोपील कहा जाता है, प्रोपील समूह, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपील, इसको बोलते हैं 3 ठो मेथिल है, इसको मतलब इस पूरे समूह को बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल। ठीक है, या समझे। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन आप इसको एक ऐसा लगाओ, ठीक है, नहीं यहाँ मत लगाया, ये भी हो सकता है, यहाँ ज्यादा बेहतर ही होगा, यहाँ लगाओ। अभी मैं उसका ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ लगाइए। अब देखो ये भी कार्बोधनायन है, ये भी कार्बोधनायन है, ये भी क्या है, कार्बोधनायन। ठीक है, लेकिन ये कार्बोधनायन क्या है, ये फर्स्ट डिग्री का है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन क्या है, सेकेंड डिग्री का है, और ये कार्बन क्या है, थर्ड डिग्री का है। अगर कभी कार्बन की संख्या समान हो, कार्बोधनायन में कार्बन की संख्या समान हो, तो डिग्री बढ़ने के साथ में उसका स्थायित्व बढ़ता है। कार्बोधनायन में कार्बन की संख्या समान है, तो अगर उनकी डिग्री बढ़ रही है, उनका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तो वहां कौन स्थायी होगा, थर्ड डिग्री सबसे अधिक होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डिग्री। ये क्या है, स्थायित्व। आपने ये लिख लिया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर लिखा होगा, आपने लिखा होगा ना, ये वाला यार, ये पोर्शन। यहाँ एक एग्जांपल और देता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा था। 3 हुए ना, चौथा एग्जांपल देखने, मान लीजिए ऐसा केस हो, देखो जैसे यही केस यार, 3 कार्बन हो, इसको ए मान लीजिए आप, 3 कार्बन यहाँ भी, इसको बी मान लीजिए। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी रहेगा, बी वाला।
क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री है और ये क्या है, सेकेंड डिग्री। तो ये सेकेंड स्थायित्व तो क्या होगा, सेकेंड डिग्री का फर्स्ट डिग्री से अधिक रहेगा। ठीक है, इसको लिख लें फटाफट। देखिए ध्यान से बातें ना। ये देखिए लास्ट इतने एक्सरसाइज क्या कितने हैं, देखिए सबको। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। 4 पहले इसके एग्जांपल देखा आपने, ये लास्ट। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोरेड आयन के स्थायित्व के बारे में। अच्छा, आप ये जानते हैं कि H है ना, H जो है H इलेक्ट्रॉन ना तो भेजता है ना तो खींचता है। ठीक है, जो D है, मतलब ये समझे अगर इनके इलेक्ट्रॉन भेजने वाली बात करें, थोड़ा सा तुलना कर ले। H है, D है और T है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो मैंने आपको लिखवाया था कल भी कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता ट्राइटियम में थोड़ी ज्यादा होती है। ट्राइटियम का प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। ट्राइटियम का प्लस आई प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा, तो यहाँ प्लस में कमी आएगी, ये थोड़ा कम भेज पाएगा और ये सबसे कम भेजेगा। समझ पा रहे हैं आप कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ट्राइटियम भेजेगा, टी भेजेगा, उसके बाद डी भेजेगा, उसके बाद एच भेजेगा। तो सबसे अधिक स्थायी सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद क्या होगा, ए। तो ध्यान दें आप, स्थायित्व का क्रम क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे अधिक सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, इसके बाद यहाँ ये लास्ट है 8वां। इसके बाद इसको देखें आप, वही सेम देख लो। देखो एच होगा, देखो ये CH3 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 है, यहाँ CH3 CH3 CD3 है, CD3 मतलब D आ गया। ठीक है, तो जैसे ही CD3 बढ़ेगा, CH3 के स्थान पे D आ जाएगा, H के स्थान पे D आएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता और बढ़ेगी। समझिए आप कि जैसे ही H के स्थान पे D आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता और बढ़ेगी, और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा कार्बन आयन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जितना ही अधिक इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा कार्बन आयन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो सबसे अधिक ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन ना, समझ पा रहे हैं आप, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा, उसके बाद ये भेजेगा, उसके बाद ये भेजेगा, और सबसे कम ये भेजेगा। ध्यान समझिए आप, सबसे अधिक यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा ना, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। स्थायित्व तो देखें, स्थायित्व तो क्या होगा देखिए, सबसे अधिक स्थायी क्या होगा, डी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद क्या होगा, ए। समझ पा रहे हैं आप, इसको देखें, ये बड़ा बढ़िया मतलब खतरनाक थोड़ा सा। देखो जो NO2 नहीं, NO2 CN SO3, ये सब प्लस आई समूह नहीं है, ये सब कैसे समूह है, आपको लिखवाया गया माइनस आई समूह। थोड़ा देख लीजिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे, मैंने कहा पढ़ के आइए आप लोग। ये माइनस आई समूह, और माइनस आई समूह ऑलरेडी वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे आप, स्थायित्व तो और कम होगा। तो आप यहां देखिए कौन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका स्थायित्व तो सबसे कम रहेगा। जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका स्थायित्व तो क्या रहेगा, सबसे कम। तो इन सभी में सबसे अधिक प्लस आई की क्षमता, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक इसमें होती है। इनकी बात कर रहा हूं, इनमें सबसे अधिक इसमें होता है। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद आपका SO3H है। आप ऑर्डर देखिएगा, ध्यान दें, इसको लिख दे रहा हूं, ये सबसे अधिक इसमें है। क्या कुछ साइन क्या बनाया, लिख दे रहा हूं, सबसे अधिक, सबसे अधिक ये है। उससे कम कौन है, उससे कम ये है। उससे कम कौन है पता है, ये मैं इसको नंबर दे रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर वाला होगा। चलो ठीक है, मैं इसे देख ले रहा हूं। उससे कम ये है, उससे कम, फिर इसको कम, फिर ये और कम, फिर ये सबसे कम। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं रटने का, ऐसा नहीं कि लिख लेंगे आप, इसको लिख लीजिए मगर कहीं लिखिएगा मत, समझने के लिए दृष्टिकोण से। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसमें है, माइनस आई वाला। देखिए ध्यान से ये वाला प्रश्न,
देखिए इसमें देखो जो NO2 है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, सबसे ज़्यादा -I समूह है, प्रबल -I समूह। उसके बाद आपका SO3H है, ऑर्डर देख लीजिए। उसके बाद Cn है, उसके बाद COH है, उसके बाद F है। तो जो इन सभी में जो कम है -I, वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो ज़्यादा स्थायी रहेगा। प्लस है भाई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने, बताइए। प्लस को इलेक्ट्रॉन देना है, ना कि खींचना है। तो स्थायी तो क्या होगा पता है? सबसे अधिक स्थायी E रहेगा। स्थायी तो क्या होगा? सबसे अधिक E रहेगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद D रहेगा ना भाई, E रहेगा, उसके बाद D, उसके बाद आपका B रहेगा, उसके बाद C रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? E। ये आप और लिख लेना कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी में इलेक्ट्रॉन खींचने में किसकी टेंडेंसी, किसकी क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की। आपकी NO2 की सबसे अधिक है, ऐसा लिख लो ना। उसके बाद कौन है? उसके बाद SO3H है, उसके बाद Cn है, उसके बाद COH है, उसके बाद क्या है? F। इसी के हिसाब से इसका उल्टा कर दें ऑर्डर। F वाला जाए जो सबसे अधिक, जो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस के पास से भाई वो ज्यादा स्थायी रहेगा। प्लस के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना है, ऑलरेडी कमी है वहां, तो सबसे अधिक F वाला रहेगा। उसके बाद CO। ये आसान आपके लिए लग रहा है, ऐसे लिख के लगाओगे तो आसान हो जाएगा ना। इसके बाद ये देखिए, ये सभी -I समूह, F ही है। लेकिन आपको पता है ना कि जो प्रेरणिक प्रभाव है ये डिस्टेंस पे आधारित है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगी तो प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाएगा। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता हो या तो इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता हो। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। या तो वो इलेक्ट्रॉन खींचे तो भी वो भी कम होती जाएगी, या तो इलेक्ट्रॉन भेजे वो भी कम होती जाएगी। तो देखो F पास में है, प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। दूर में है थोड़ा सा, ये और दूर में है, तो जितना अधिक दूरी पर रहेगा उतना बढ़िया है, उतना कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे अधिक स्थायी C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद A। स्थायित्व समझ पा रहे हैं आप ना? C रहेगा, उसके बाद B रहेगा, उसके बाद A। लिख लो। ये भाई ध्यान से देखिए आप लोग, देखो ध्यान से। ये आपका क्या है? कार्बोरेडायन का स्थायित्व, कार्बोरेडायन का स्थायित्व। तो इसमें क्या बताया गया है? आप जानते हैं कि कार्बोरेडायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचे आप। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का कार्य करते हैं, उनको बोला जाता है -I समूह। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितना खींचे आप उतना बढ़िया है। जैसे माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे माइनस कम होगा। तो आवेश कम होने पर, आवेश का कम होना स्थायित्व को बढ़ाता है। तो अगर माइनस कम होगा तो स्थायित्व बढ़ाएगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे, जितना अधिक -I समूह हो उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और वहां माइनस कम होगा। ऐसा मत कि प्लस बढ़ेगा, माइनस को कम करना है बस, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे ये देखो, ये सब कैसे समूह पता है? +I समूह। +I समूह देखें, यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन 3 समूह है +I, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो आवेश और बढ़ेगा, आवेश और अधिक बढ़ेगा, अर्थात स्थायित्व क्या होगा? कम, स्थायित्व कम होगा। यहां देखिए 2 +I समूह, यहां पर 1 +I समूह, यहां पर एक भी +I समूह, तो यहां पर सबसे अधिक आवेश होगा, यहां पर उससे कम आवेश, यहां पर उससे कम आवेश, और यहां पर सबसे कम आवेश। तो जहां सबसे कम आवेश होगा उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा रहेगा। तो जो स्थायित्व का क्रम होगा आपका, स्थायित्व का क्रम क्या होगा? सबसे अधिक D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद क्या होगा? E। ये आपके स्थायित्व का क्रम होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा इसकी बात करें, देखो ये NO2 है, ये F है, ये दोनों ही कौन से समूह है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले।
भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो स्थायित्व तो कम कर देंगे। अच्छा देखो, ये भी माइनस आई समूह है, ये भी माइनस आई समूह है। कौन ज्यादा माइनस आई समूह है? ये अधिक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अर्थात यहाँ स्थायित्व तो ज्यादा रहेगा। भाई माइनस के केस में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे स्थायित्व उतना ज्यादा रहेगा। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा? हाँ, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद यहां देखें, देखो यहां बोलते हैं ना, इसको बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ पावर है, शक्ति बोल सकते हैं, खींचने की क्षमता जो है ये इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा थी इसलिए इसने ज्यादा खींचा। लेकिन यहां देखो, यहां तो खींचने की क्षमता इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन ये पास है, ये नजदीक है ना, ये नजदीक है, ये थोड़ा दूर पर है। तो जानते क्या बोलते हैं? बोल देते हैं कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ना आप कहते हैं शक्ति बोलते हैं सामान्य केस में, लेकिन आप बोलो यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब है खींचने की क्षमता वाला शक्ति बात हो रहा है, कि जो यहाँ दूरी है वो स्ट्रेंथ पर जो है प्रभावी है, कि जो कम दूरी रहेगा। ध्यान से देखिए आप, जैसे ये एफ नजदीक है और ये थोड़ा दूरी पर है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये नजदीक होने की वजह से ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये समझ लें। तो यहाँ ये अधिक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो बी का स्थायित्व तो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि दूरी जो है स्ट्रेंथ पर प्रभावी है, दूरी स्ट्रेंथ पर क्या है? प्रभावी है। तो आपका बी जो है स्थायित्व में क्या होगा? बी ज्यादा होगा ए से, बी ए से अधिक होगा। क्लियर है? थोड़ा देखो, यहां देखो क्या है, यहां देखिए दूरी भी समान लेकिन संख्या ज्यादा हो गई। तो रट ले आप लोग कि अगर दो माइनस आई समूह भले से ही कमजोर है, अगर मान लीजिए कोई एक माइनस आई समूह जो कि ज्यादा प्रबल है और कोई दो माइनस आई समूह जो कि वीक है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस समान हो तब, उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेते, तो आप यहां बोल देंगे संख्या दूरी पर प्रभावी है। नहीं, ऐसा बोलो, समान दूरी होने पर संख्या प्रभावी हो। यहां दूरी समान है लेकिन संख्या क्या है? प्रभावी है। तो यही लिखेंगे। समान दूरी किंतु संख्या क्या है? किंतु संख्या प्रभावी है। ध्यान दें, तो इसकी संख्या ज्यादा है भाई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा? बी ग्रेटर देन ई। ए स्थायित्व क्या होगा? स्थायित्व क्या होगा? बी का ए से ज्यादा होगा। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखो एक सीएल है, यहाँ दो सीएल है, यहाँ तीन सीएल है, यहाँ संख्या प्रभावी। तीन सीएल ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ये दो सीएल कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक सीएल कम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? स्थायित्व क्या होगा? सबसे अधिक सी का होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद क्या होगा? एक। समझ पा रहे हैं भाई? ये ज्यादा संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचे उतना बढ़िया है। माइनस के केस में, प्लस के केस में नहीं खींचना, वो तो ऑलरेडी कम है। इसको लिखिए आप। देखिए ध्यान से, यह आपको देखना, ये कार्बोरेड आयन, ये आपके कार्बोरेड आयन है, इनके स्थायित्व के विषय में जानना है। अच्छा देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और दो माइनस आई समूह हर स्थान पे। अभी आपको बताना है कि इनमें कौन ज्यादा स्थायी होगा। अच्छा देखो, ये दो माइनस आई समूह है, ये दो माइनस आई समूह है, यहाँ भी दो माइनस आई समूह,
अच्छा बोले इनमें से सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आप। ये सबसे अधिक स्थायी ये होगा, क्यों? क्योंकि पास में है ना। हाँ जी, सबसे अधिक स्थायी ये होगा, सेकेंड पे ये होगा, ये थोड़ा सबसे अधिक दूरी पर देखो, आप दिमाग लगा सकते हैं यार। सबसे अधिक स्थायी ये होगा, पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उसके बाद सेकेंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो यहां स्थायित्व का क्रम बनेगा, स्थायित्व का जो क्रम बनेगा वो सबसे अधिक सी होगा, उसके बाद ए होगा, इसके बाद कौन होगा? क्लियर हो पा रहे हैं? सबसे अधिक सी होगा, उसके बाद ए, उसके बाद बी। यहां देखिए, यहां जानते हैं, देखो यही बात है कि कार्बोरेडान यहां भी है। ये देखो ये माइनस आई समूह एक एक सब में है, ये नजदीक है, ध्यान दें आप लास्ट, ये नजदीक है, ये थोड़ा दूरी पर है, ये थोड़ा दूरी पर है, ये और दूरी पर है। डिस्टेंस बढ़ती जा रही, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी क्या होती जाएगी? कम। लेकिन यहां आपको इलेक्ट्रॉन जितना अधिक खींचेंगे इलेक्ट्रॉन उतना अधिक स्थायी होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन यहां खींचा जाएगा, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां। तो देखिए ध्यान से, स्थायित्व क्या होगा? जो स्थायित्व का क्रम होगा वो सबसे अधिक ए का होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद सी का होगा, उसके बाद क्या होगा? डी। सबसे अधिक ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी। तो आपने जो है ना आज क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है कार्बोधनायन के स्थायित्व के विषय में, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और आपने पढ़ा है कार्बोरेडान के स्थायित्व के विषय में। ठीक है, आज जो है आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा। कार्बोधनायन का स्थायित्व पढ़ाया गया है, कार्बोरेडान का स्थायित्व पढ़ाया गया है, और यहीं तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे मुक्त मूलकों के स्थायित्व के विषय में, और उसके अलावा क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा एल्कोहलों की अम्लता के विषय में, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के विषय में, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज के लिए